नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच हुए उस 12 दिनों के भयंकर संघर्ष की, जिसने पूरी दुनिया को अचानक से चौंका दिया था। इसे समझने के लिए हम आइसबर्ग वाली अप्रोच अपनाएंगे। मतलब जिस तरह बर्फ के पहाड़ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है और बाकी का भारी हिस्सा नीचे छिपा रहता है, बिल्कुल वैसे ही इस युद्ध में भी हुआ। ऊपर ऊपर से तो हमें धमाके और मिसाइलें दिखीं, लेकिन इसके पीछे की असली राजनीतिक वजहें बहुत गहराई में छिपी थीं। तो चलिए आज उन सभी सामने दिखने वाले हमलों और पर्दे के पीछे छिपे रहस्यों को डिकोड करते हैं। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। ये 12 दिन का युद्ध शुरू कैसे हुआ, मामला इतनी तेजी से भड़का कैसे, और फिर अचानक युद्ध विराम क्यों हो गया, इसके पीछे के राजनीतिक मकसद क्या थे, परमाणु ठिकानों को असल में कितना नुकसान हुआ, और अंत में इसके राजनयिक इतिहास को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से कि आखिर इस पूरे संघर्ष की चिंगारी कहाँ से भड़की। घटनाओं का ये चक्र बहुत तेजी से घुमा। देखिए, 31 मई को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA की एक खुफिया रिपोर्ट लीक होती है। इसमें बताया गया कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित लगभग 400 किलो यूरेनियम जमा हो गया है। बस फिर क्या था? 13 जून की रात 3 बजे बिना किसी ताज़ा उकसावे के इजराइल ने अचानक हवाई हमला कर दिया, और उसी दिन रात होते होते ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर पलटवार कर दिया। मतलब बिना किसी पूर्व चेतावनी के सीधा एक्शन शुरू। इजराइल के इस भारी भरकम हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। 200 से ज्यादा इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीधे ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसकर 100 से अधिक परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें मुख्य रूप से ईरान के बड़े सैन्य कमांडरों और मोहम्मद मेहदी तेहरानची जैसे शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट किया गया। इजराइल का आधिकारिक स्टैंड यही था कि उन्होंने ये सब सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में किया है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। मामला और कैसे बिगड़ा, बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल, और फिर वो अचानक हुआ स्टैंड डाउन। इस तेजी से बदलते खेल में अब अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है। 19 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, 2 हफ्ते का इंतजार किए बिना ही 21 जून को अमेरिका के विमानों ने ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं पर भारी बमबारी कर दी। इसके जवाब में 23 जून को ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दाग दी। एक पल को तो पूरी दुनिया को लगा कि लो भाई, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन फिर अगले ही दिन 24 जून को अचानक से एक टोटल सीज फायर यानी पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा हो गई। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13,000 किलो। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये अमेरिका द्वारा गिराए गए उस मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम का वजन है। असल में ईरान के जो परमाणु संयंत्र है ना, वो पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर की गहराई में है। वहां तक आम बॉम्ब नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अमेरिका को अपने उन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को बुलाना पड़ा, जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे दिखते हैं। वो अमेरिका से 37 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान भरकर इन भारी भरकम बमों को गिराने आए थे। सोचिए, इस युद्ध का पैमाना कितना विशाल था। यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, एक तरह का विरोधाभास। एक तरफ तो ईरान अपनी जनता को ताकत दिखाने के लिए कतर में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर सरेआम मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। असलियत में ईरान ने कतर और अमेरिका को इस हमले की पहले ही खुफिया चेतावनी दे दी थी। इस वार्निंग की वजह से अमेरिका ने अपने विमान हटा लिए और किसी की जान नहीं गई। इससे एकदम साफ हो जाता है कि ईरान दुनिया के सामने तो आक्रामक दिखना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस युद्ध को और आगे बढ़ाने से बचना चाह रहा था। चलिए अब इस पूरे मामले की सतह के थोड़ा और नीचे झांकते हैं। बात करते हैं उन नेताओं की जिन्होंने ये सारे फैसले लिए, और उनके राजनीतिक मकसदों की। ये नंबर बहुत कुछ बयां करता है, 1778। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। दरअसल इजराइल के ईरान पर हमला करने से ठीक 10 दिन पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की अदालती कार्रवाई चल रही थी। उस जिरा के दौरान नेतन्याहू ने सचमुच 1778 बार ये कहा, मुझे याद नहीं है। जरा सोचिए, जब किसी देश का नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर कोर्ट में लगभग 1800 बार ऐसा जवाब दे रहा हो, तो उस पर अपने ही देश के अंदर राजनीति का कितना भारी दबाव होगा। और ये दबाव इस डेटा में भी दिखता है।
इजराइल के एक सर्वे के मुताबिक 55% इजरायली नागरिकों का यही मानना था कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और जेल जाने से बचने के लिए इन युद्धों को जानबूझकर खींच रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व जनरल्स ने भी सार्वजनिक रूप से यही बातें कहीं। तो अब ये डेटा हमें निष्पक्ष रूप से यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि क्या ईरान पर किया गया ये अचानक हमला सच में देश की सुरक्षा के लिए था या फिर एक नेता को बचाने के लिए एक राजनीतिक ढाल। अब जरा युद्ध विराम के ठीक बाद अमेरिका की तरफ देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत शांति स्थापित करने का दावा किया और खुद को एक हीरो की तरह पेश किया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इजरायल को नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों को बंद करने का सीधा आदेश तक दे दिया। और तो और उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में 6 बार नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र किया। ये सब साफ तौर पर दिखाता है कि इतने बड़े वैश्विक संकट के बीच भी नेताओं के लिए उनकी अपनी राजनीतिक इमेज और फायदे कितने मायने रखते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही अहम सवाल पर। इन हमलों से आखिर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान कितना हुआ? आइए दावों और खुफिया हकीकत को तौलते हैं। यहाँ दावों और असलियत के बीच का गैप बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बाहर दुनिया से कहा जा रहा था कि ईरान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, एकदम टोटल ऑब्लिटरेशन। लेकिन पेंटागन की अपनी ही खुफिया एजेंसी का आकलन कुछ और कह रहा था। उनके हिसाब से बमबारी तो भारी हुई, लेकिन सिर्फ सतह के ऊपर वाले ढांचों को नुकसान पहुंचा। जो सबसे जरूरी चीजें थीं जैसे सेंट्रीफ्यूज और संवर्धित यूरेनियम, वो बिल्कुल सुरक्षित थे, क्योंकि ईरान ने हमले से काफी पहले ही उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर लिया था। और इस पूरे युद्ध की जड़ क्या थी? यही डरना कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का ये बयान देखिए। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि उन्हें ईरान में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो ये बताए कि वहां परमाणु हथियार बनाने की कोई सक्रिय योजना चल रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने भी पहले ऐसा ही कुछ कहा था। मतलब जिस बुनियाद पर ये पूरी जंग लड़ी गई, जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर थी। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ईरान आखिर इस 60% यूरेनियम संवर्धन तक पहुंचा ही कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। इस टेबल पर नजर डालिए। ये हमें कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की ताकत दिखाती है। जब 2015 वाली डील लागू थी, तब ईरान सिर्फ 3.67% तक ही यूरेनियम संवर्धित कर सकता था और अंतर्राष्ट्रीय चेकिंग भी धड़ल्ले से हो रही थी, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन 2018 में जैसे ही अमेरिका इस डील से बाहर हुआ और प्रतिबंध वापस लगे, तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई। ईरान ने निरीक्षकों को रोक दिया और जो संवर्धन 3.67% पर था, वो उछलकर सीधा 60% पर पहुंच गया। और ये चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाती है कि जब कूटनीतिक बातचीत बंद होती है तो बंदूकें बाहर आ जाती हैं। एक डील के ना होने की वजह से 60% संवर्धित यूरेनियम का अंबार लगा और फिर यही यूरेनियम का ढेर 2025 के इन हवाई हमलों की सबसे बड़ी वजह बन गया। आज भी जानकारों का यही मानना है कि इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे सही और सुरक्षित रास्ता बमबारी नहीं, बल्कि वापस डिप्लोमेसी की टेबल पर आना ही है। तो आखिर में मैं आप लोगों को एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या सैन्य हमले किसी देश के परमाणु कार्यक्रम को सच में रोक पाते हैं, या वो उसे अपनी सुरक्षा के लिए और तेजी से हथियार बनाने की तरफ धकेल देते हैं? इतिहास तो यही कहता है कि डर अक्सर हथियारों की रेस को सिर्फ बढ़ाता ही है। खैर, इस गहरे विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस जटिल मुद्दे को हमारे साथ इतनी बारीकी से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।